Okay, shall we start, students? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो आज हम पढ़ेंगे कुछ नई चीजें विथ हिस्ट्री। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं उसके बारे में कुछ चीजों को हम जानेंगे, कुछ चीजों को हम समझेंगे। कुछ चीजें हमें एंशियंट हिस्ट्री से जाननी है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से जाननी है, और उसकी जो अलग अलग संकल्पनाएं हैं जिसको हम मराठी में संबोध कहते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के एंगल से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इन सारी चीजों का हमें एग्जाम में फायदा हो। Am I ऑडिबल? क्लियरली मेरी बात आपसे पहुंच रही है आपके Yes, पास? sir. Yeah, Yes, sir. sir. हाँ, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमने लास्ट बार भी वो एक मॉडिफाई सिस्टम टीचिंग मेथड के द्वारा हमने समझा था, कुछ चीज़ों में हम सीखेंगे, सिखाएंगे, और कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सर शेअर हे करता का, मला पोस्ट करा तैयब सर। विल यू हाँ, प्लीज केलं अलाउ सर, मी टू केलं बिकम अ केलं होस्ट? केलं. स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? Yes, sir. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री का सवाल, हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? हिस्ट्री को हम, हिस्ट्री मतलब पुरानी चीजों के बारे में, बीता हुआ कल का। पुरानी घटनाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, या संस्कृतियों के बारे में जानकारी लेना। ये क्या है, ये कब हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसमें कौन शामिल था, उसके परिणाम क्या हुए, उसका आज की स्थिति में क्या रिलेशन है, को रिलेशन है। इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहास द्वारा। उसी प्रकार मुझे लगता है ये लेसन भी हमें उन सारी चीजों को, हमारी दृष्टि को क्लियर करेगा। ओके, तो थोड़ा सा अलग ढंग से ये लेसन लिखा गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि इससे पढ़ने के बाद हमारा जो इंसाइट है कैसे डेवलप होता है। तो रशीदा नाम की एक स्टूडेंट है, वो आस्क हर टीचर कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उस पे एक न्यूज़ वहां पे देखी है, या वहां पे कोई कॉलम है स्पेशल जिसमें लिखा है 100 साल पहले आज की तारीख में क्या हुआ। लेकिन आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हम हाउ पढ़ते हैं मेनी ऑफ सर। यू सर आर पढ़ते हैं। टू बी यूजुअल टू रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली डेली? Yes, सर पढ़ते हैं हम। तो क्या क्या होता है न्यूज़पेपर में? कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? न्यूज़ के अलावा क्या क्या होता है? न्यूज के अलावा सब होता है सर। आरोग्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और खेल के बारे में रहता है, और देश विदेश में क्या चल रहा है ये भी रहता है। फिर सिनेमाओं के भी बारे में घटनाओं के होता है, बारे में, सब होता है। घड़ी घटनाओं के बारे में होता घटनाओं है, के कुछ बारे में। अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं, और मृत्यु की वार्ताएं भी होती है। सब होता है सर उसमें। सब नहीं, मुझे 1 बाय 1 चाहिए। नोटीस होती है उसमें की आमच्या अशीला मग फलाने यांना तुम्ही अशा अशा प्रकारे त्रास दिला आणि आम्ही तुम्हाला कायदेशीर नोटीस देता आहोत, हो की नहीं? हम्म। नोटिस होता है उसमें। हाँ। उसके बाद हाँ। सुडोकू नाम का कोई तो है, उसमें पजल होता है, शब्द कोड़े होता है, शब्दों का पजल होता है, हाँ, राशि एडवर्टाइजमेंट भविष्य। होती है, सोना चांदी उसका भाव होता है, निफ्टी का रेट होता है कि नहीं? कोई स्पेशल कॉलम पेज 3 जहाँ पे मनोरंजन की सारी खबरें वहां पे छपी जाती है। और क्या होता है? भविष्य होता है, राशि भविष्य।
आज आप राशि क्या भविष्य करने और वाले हो। सुविचार दिन विशेष होता है। विचार होता है, दिन विशेष होता है, स्पेशल ड्यूटी टिप्स भी होता है सर। एडिटोरियल होता है, संपादकीय जिसको बोलते हैं हम, संपादकीय होता है। और क्या होता है। स्पोर्ट्स का होता है सर, खेल का। स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी फिल्म होती का है। भी होता है सर, सिनेमा का वगैरह। सिनेमा का होता है, एडवर्टाइज या ड्रामा की एडवर्टाइज होती है। हम्म, नौकरी के लिए जाहिरात होती है। हरवे जाहिरात होती आहेत, जागांची जाहिरात असते. हरवले आहेत, गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी होती है। किसी की कोई चीज पुण्यतिथि गुम भी गई हो, होती है सर। कोई चीज गुम गई है तो उसके बारे में बात होती है। और क्या होता है। सेल के बारे में. हाँ, सेहत के बारे में कुछ कॉलम होते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कॉलम होते हैं, शादीशुदा लोगों के लिए कुछ कॉलम होते हैं, बच्चों के लिए कुछ कॉलम होते हैं, शिक्षा के लिए कुछ स्पेशल कॉलम होते हैं, है कि नहीं। देश विदेश में या बाहर देश की कुछ मनोरंजक खबरें, उसमें वो वाला कॉलम होता है। तो वहां प्रयास होता है कि हर चीज का फ्लेवर उसमें दिया जाए, ताकि जो उसका जो रीडर है उसको जानकारी तो मिले ही मिले, लेकिन उसका मनोरंजन भी हो, उसका डेवलपमेंट भी हो। उस एंगल से न्यूज़पेपर को डिजाइन किया जाता है। और उसी का ही एक कॉलम है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़ा है। 100 साल पहले, मतलब बच्चों को हिस्ट्री में जा इंटरेस्ट क्रिएट करवाना, या कुछ अलग चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें बच्चों के सामने रखवाना, कुछ फैक्ट्स बच्चों के सामने रखवाना, इसका वो ये मकसद होता है। आर यू गेटिंग। 100 साल पहले, इस नाम का और क्या होता है 100 साल पहले। कहीं दूसरी जगह कहीं पढ़ा ही है शब्द वर्ड। 100 साल पहले कहीं और पढ़ा है। दूसरी जगह मतलब सब इतिहास के जो बुक्स होते हैं ना सर, हम्म। नहीं नहीं, उसमें न्यूज़पेपर छोड़ के कहाँ कहीं और सुना है, पढ़ा है। टीव्ही पर. कैसे पढ़ा है स्टोरी, टीवी। रेडिओ. टीवी पर क्या होता है 100 साल पहले। स्टोरीज में होता है सर, हाँ, स्टोरीज। कहानियां कहानियां या सिनेमा में. मैं बताऊं कहाँ पढ़ा है। हाँ सर। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है मंडलांतर ना, ये गलत क्या है इसमें, ये गाना नहीं सुना आपने कभी। हाँ हाँ सुना है। है सर, तो है। हिस्ट्री यार, ये म्यूजिकल हिस्ट्री है, म्यूजिक की हिस्ट्री है, सिनेमा की हिस्ट्री है, गाने गाने की हिस्ट्री है, किसी के प्यार की हिस्ट्री है, जिंदगी की हिस्ट्री है। तो ये चीजें, इट इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस। एज ए टीचर, एज ए लीडर, यू हैव टू लिंक द थिंग्स। अगर आप क्लास में ये चीज बताते हो तो बच्चे में 1-2 मिनट के लिए मजा आएगा उनको, है कि नहीं। किताबी बातें से हाँ, बच्चों को मजा नहीं आता है। तो शायद इस गाने की वजह से आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद रहेगा, है कि नहीं। हाँ तो सर। इसके बारे में क्या लिखा है, कैसे पता लगा है, ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही साथ ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है कि नहीं। हर रोजमर्रा की जिंदगी जो न्यूज है, जो उथल पुथल है, वो हमें न्यूज के द्वारा, नेट के द्वारा, फेसबुक, तो सोशल मीडिया, गूगल के द्वारा पता चलती है। लेकिन या कोई हमारे पास वाला पड़ोसी बंदा बता देता है, या आपने अभी पूछा होगा आपके आस पड़ोस में, अरे यार हमारे यहाँ किसका विजय हुआ, हमारे कौन से उम्मीदवार जीत में आए हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं। हर एक के पास टाइम देखने, न्यूज देखने के लिए टाइम नहीं है। तो ये चीजें हम आसपास में पूछते हैं, या हमें जानकारी हो जाती है। किसी बंदे का स्टेटस देखते हैं, चल आमचे आबा आमदार डाले, हाँ तो वो ये बंदा जीत गए, हमें पता चलता है। लेकिन 100 साल पहले, मतलब यह मैंने अगर पूछा कि 1952 में जो इलेक्शन हुआ था, तो आपके मतदार संघ का नेता कौन था, वो वॉज द एमएलए ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये पॉसिबल होगा किसी को पूछना। हेलो। हाँ सर, आई एम इन द मीटिंग, आई विल कॉल यू आफ्टर 8:30। ऑफिस में यस यस, 8:30, है कि नहीं। तो आपके पास कोई जानकार बंदा होगा तो आपको बताएगा कि यार हाँ 1952 में तो ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो इस प्रकार का मजा आया था, और ये बंदा चुन के आया था, है कि नहीं। तो उन चीजों के लिए बस, और सभी के पास ऐसा बंदा होगा नहीं, नहीं होगा। तो उसके लिए कौन सी चीजें जरूरी है, तो देखिए, अतीत के बारे में हमें क्या
क्या जान सकते हैं? अतीत मतलब क्या होता है? भूतकाल। बीता हुआ कल होता भूतकाल। है। तो हम कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों से रहते थे, किस प्रकार के शिकारी थे, पशुपालक, कृषि, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, इन सारी चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो हिस्ट्री से पता चलता है कि नहीं? कोई कथाएं कथाएं होती है, कोई कोई गाने होते हैं, कोई मुहावरे होते हैं, कोई बुक्स होती है, कोई स्थल होते हैं। उन चीजों के माध्यम से हमें पता चलता है कि 100 साल पहले लोग किस प्रकार से रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी। 200 साल पहले वो उनकी जीवन शैली क्या थी, उनकी आचार विचार शैली क्या थी, वहां धर्म और कर्म का कैसा मेल था। 500 साल पहले कुछ संस्कृतियां थी, 5000 साल पहले क्या था, 10,000 साल पहले क्या था। तो इन सारी चीजों को हमें जानकारी देने के लिए हिस्ट्री हमें मदद करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कौन से नाटक करते थे या कौन से गीत गाते थे, है कि नहीं? अभी जो मैंने अभी आपको गाना गाना बताया, तो 50 साल पहला गाना है। अगर आपका बच्चा पूछता है कि मम्मी आजकल जो गाने हैं, आज के गाने मतलब आपके साथ शेयर करने के मेरा उतना दिन नहीं है, ये पुराना वाला तो इट वॉज इजी टू शेयर विथ यू। आजकल के गानों में बात करना मतलब मुश्किल है। तो अगर आपका बच्चा पूछता है मम्मी आजकल ये ऐसा गाना आ रहा है, 50 साल पहले कैसे गाने थे, उससे पहले 50 साल कैसे गाने थे, है कि नहीं? तो ये चीजें हमें हिस्ट्री बताती है। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, जहाँ मतलब यहाँ पे जो हमें जो नक्शा दिखाई दिया है, मानचित्र जिसको बोला गया है, उसके उसमें हमें ये सारी चीजें दिखेंगी हमें। तो अकॉर्डिंग टू दैट नक्शा कि जंगल के आसपास ही लोग ज्यादा रहते हैं या नदियों के आसपास ही लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे वही प्राणियों की शिकार भी करते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। मुझे बताइए ये जो नदियां है या जंगल है, उनके आसपास ही, आस पड़ोस में ही लोग क्यों रह रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है मेरा, यहाँ पे सूची दी है, रेखा चित्र है ये। और इसके अनुसार हम देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइंस है, जहाँ पे ये नदियां है और लोग इन इन यहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं नदियों के आस पड़ोस में। तो ऐसा क्यों है? जंगलों के आस पड़ोस में और नदियों के आस पड़ोस में लोग क्यों रहते हैं? क्यों रहते थे 8,000 साल पहले, 10,000 साल पहले? कोई बताएगा जल मुझे? जल के लिए। पानी के पास वहां के रहोगे तो जल की कोई समस्या नहीं होगी। वही जल आप मतलब सर रोज की रोज फसल उगाकर फसल फसल उगाने के उगाने के लिए लिए, पशुओं को पीने के और उन लिए, हाँ मनुष्यों को जीने के लिए। और जंगल में क्या होता था? फल थे, पौधे थे, कुछ वन्य पशु थे, उनकी वो शिकार कर सकते थे, है कि नहीं? तो ये वहां के लोग जो थे वो प्रेफरेबली नदियों के पास या जंगलों के पास रहने के लिए ज्यादा उत्सुक थे या वहीं पे रहते थे। और मेनली जंगल और नदियां आस पड़ोस में ही थी, या नदियों की एंड तक जंगल हुआ करते थे, तो लोगों को जीवन जीना आसान होता था। लेकिन आजकल क्या है, ना कहीं जंगल दिख रहा है और ना ही कहीं साफ पानी वाली नदी दिख रही है। आजकल लोग चाहते हैं कि हम रोड के पास रहे, रोड टच जमीन हो, रोड टच घर हो, रोड टच दुकान हो, है कि नहीं? मतलब जमाना बदल गया है, लोगों की जीवन शैली बदल गई है, लोगों का सोचने का तरीका भी बदल गया। आर यू गेटिंग? यस सर इसमें अब और बात उन्होंने करी है कि बड़ी नदियों से छोटी छोटी नदियां जुड़ जाती थी, और इन जो जुड़ने वाली नदियां थी उनके बीच बीच में लोग रहा करते थे। देखिए ये सिंधु नदी है ना, ये झेलम यहाँ पे आके मिल रही है, ये चिनाब यहाँ से मिल रही है, रावी यहाँ से आ रही है कि नहीं? ये जो बीच का एरिया है कि नहीं, बीच का, जिसे हम मराठी में त्रिभुज प्रदेश कहते हैं, वहां ज्यादा लोग रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि दोनों तरफ तीन पानी था, या हाँ वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ थी। भारत की एक विशेषता क्या पता है? दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां
सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन एक ही स्थल पर एकदम सलग तरीके से उपलब्ध है। दुनिया में बाकी जगह इतनी उपजाऊ जमीन एक जगह पे या क्या बोलते हैं उसको हम, सलग या एक साथ कहीं उपलब्ध नहीं है। इसीलिए पहले मतलब पुराने जमाने से आज तक जो भी कुछ बाहर की शक्तियां हैं वो भारत पे कब्जा पाना चाहती है कि नहीं, भारत पे सत्ता पाना चाहती है। अरे वेटिंग, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हाँ सर, यस। हाँ सर, यस सर। तो नगरों का जो नगर थे मतलब पुराने, वो सब सब कब 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 उनका विकास हुआ है? 2500 साल। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नगरों का विकास कब कब शुरू हुआ? और 4700 वर्ष पहले नदियों के किनारे कुछ लोगों ने रहने के लिए शुरुआत किया। अभी ये सुनिए, देखिए, मगध नाम का एक राज्य था। ये गंगा की दक्षिण नदियों के आसपास का था और इसे मगध के नाम से जाना जाता था। इसका शासक जो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य प्रस्थापित किया और इन अन्य हिस्सों में इसे ऐसा राज्य करने की स्थापना की गई। मतलब वहां के जो राजा थे तो सब वहां की करेंसी क्या थी? सबसे पहले जो करेंसी थी, क्या करेंसी थी? वहां के नोट नहीं चल रहे थे, वहां पैसा नहीं चाहिए था। लोगों को अच्छी जमीन चाहिए थी, अच्छे जानवर, अच्छी गायें चाहिए थी, या फसलें अच्छी होनी चाहिए थी। और ये अगर ये चीजें उनके पास है तो लोग खुशहाल रहते थे। जिंदगी भर उनकी एक ही गांव में उनकी जिंदगी खुशहाली से कट जाती थी। वो नहीं चाहते थे कि कहीं और जाके बसे। लोगों के साथ मिलजुल के सन उत्सव को मनाते मनाते जिंदगी एकदम खुशहाली से उनसे कट जाती थी। और जैसे जैसे वो लोग सेटल हो जाते, मजबूत हो जाते, तो आस पड़ोस के हिस्सों में अपनी ताकत बढ़ाते हुए वहां पे अपने राज्यों का हिस्सा बढ़ाने का प्रयास करते थे। और एक और चीज उन्होंने कही है कि जो मतलब अभी मैंने बोला कि सारे कई सारे लोग थे जो एक ही गांव में उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे या कुछ धर्म का ऐसा प्रभाव होता कि तीर्थाटन करे, देवों के दर्शनों के लिए अलग अलग जगह पर जाना चाहते थे लोग। इसीलिए वो हिमालय में या ऊंची पहाड़ियों में, रेगिस्तान में, तो सारी जगह पे तीर्थ यात्रा करने के लिए वो घूमते थे। अपने एक एक दूसरे के साथ जाते थे या कुछ लोग मिलके जाते थे, या कुछ लोग जो व्यापारी थे वो एक जगह की चीजें दूसरे जगहों में बेचने के लिए और नफा कमाने के लिए जाते थे। उसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उत्सुकतावश कुछ अलग अलग चीजें या रोचक और रोमांचक चीजें ढूंढने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते थे। ओके, आर यू गेटिंग? लोग क्यों जाते थे उस वक्त? ये एक तो सबसे पहले धार्मिक यात्राएं, दूसरी चीज व्यापार करना, और तीसरी चीज कुछ ऐसे स्पेशल लोग जो कुछ उनको कुछ अलग करना है या कुछ उनका अलग मूड है, तो अलग रोचक और रोमांचक चीजें ढूंढने के लिए बाहर जाते थे। ओके, आज लोग क्यों यात्रा करते हैं बताइए? पहले के लोगों का जो मूड था यात्राएं करने का या उनका जो उद्देश्य था वो अलग था। आज का उद्देश्य क्या है? Who will tell me? आज आप लोग, टूरिज्म क्या है? आज का टूरिज्म क्या है? आनंद लेना। आनंद लेना। ओके, और स्थानों के बारे में जानकारी ऐतिहासिक जो उससे देखना। भेज देना। और एक ट्रिप की तरह देखना, मतलब घूमने जाना है वहाँ, इधर उधर के सब प्रकृति के दृश्य देखना। और फोटो खिंचाना। अभी आई पते की बात। लोग जाना चाहते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, रील बनाने के लिए और लोगों को जलाने के लिए, ना कि वहां के मजे लेने के लिए, है कि नहीं? कितने सारे लोगों को मैं देखा हूँ, आप आस पड़ोस में देखिए, कश्मीर जाएंगे, काशी जाएंगे, जम्मू जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या पुणे आएंगे, तो क्या करेंगे? वहां की चीजों को समझते नहीं है। वहां की चीजों को वो जानने के लिए टाइम नहीं दे। वो क्या है, बस खटाखट 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 पिक्चर्स या फोटोज निकालना चाहते हैं। और उनको एक से एक साथ 100 100 200 फोटोज फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे उसके रील्स बनाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, हाँ चलो हम लोग यहाँ गए थे, हम लोग ने ये किया।
हम लोगों ने ये खाया, कुछ अलग मिस, कुछ अलग भी कुछ पिज्जा खाया तो उसका फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मतलब या धर्म कार्य में भी जाते हैं कहीं पे, मतलब किसी काशी में जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, तो दर्शन की बात उनके पास, दर्शन बाद में करेंगे, उससे पहले फोटो शूट करेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। ये जीवन शैली का प्रभाव है। पहले शादियां शादियां कैसी थी? शादियों में क्या था कि दो परिवार, दो समाज एकत्र हो जाते थे, 2-4 दिनों की और रिचुअल्स या परंपराओं को, विधियों को किया जाता था। एक दूसरे को, एक दूसरे दो दो फैमिलियों को जिंदगियों के लिए एक दूसरे के साथ इमोशनली बांधा जाता था। लेकिन वहां पे प्यार था, पवित्रता थी। शायद ही कोई किसी की तस्वीर मिली होगी आपके दादाजी की या आपके माँ के माँ बाप के शादी की। आजकल क्या हो रहा है? कोई रिचुअल्स नहीं हो रहे हैं। कोई मतलब जो जो नवरा क्या बोलते हैं उसका, वधू और वर और वधू होता है, उनको कोई आने वाले लोगों से, मेहमानों से कोई मतलब नहीं है, रिचुअल से कोई मतलब नहीं है। उनको बस क्या करना है, प्री वेडिंग फोटोशूट करना है, मंडप वाला अलग करना है, विदाई वाला अलग करना है, हल्दी वाला अलग करना है। मतलब पहले आस पड़ोस में पंडित घुमा करते थे, करवलियां घुमा करती थी, घर के छोटे छोटे बच्चे खेलकूद कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग लोग उनसे वो रिचुअल्स करवा रहे थे। आजकल क्या है, बस कैमरा में उनके आगे पीछे भाग रहे हैं और बाकी लोग बस नीचे बैठ के कुछ तो खाने का कुछ स्नैक्स देख रहे हैं, खाना खा पी रहे हैं, वो भी फोटो खींच रहे हैं और घर को जा रहे हैं। यही है ना कुछ, या कुछ अलग है? यही है सर। यही है सर। तो ये सही है कि गलत है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ये हमारा मैटर नहीं है। लेकिन ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल्स। उस तरह के लोग किस प्रकार से जीते थे, किस किस चीज के लिए यात्रा करते थे, और आज के लोग किस चीज के लिए यात्रा करते हैं। तो वहां यही भी लिखा है कि कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और भोजन करने के लिए भी एक दूसरों को, विचारों को अपनाते थे। मतलब एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जाके संस्कृतियों का अभ्यास करते थे, वहां की चीजें, वहां की जो कुछ इंफॉर्मेशन है अपने गांव में लेकर देश में आकर वो दे दिया करते थे। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब शक्तिशाली या सबसे ज्यादा उत्सुक लोग थे यूरोप के लोग, है कि नहीं? हमने नाम सुना है कोलंबस का, हमने नाम सुना है वास्को द गामा का, हमने नाम सुना है च्युआन शॉन्ग का, युआन शॉन्ग का। तो जो जापान से कोई लोग आए, कोई लोग यूरोप से आए, कोई लोग चाइना से आए और पूरा भारत भ्रमण किया, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ की जीवन शैली को समझा, यहाँ के राजाओं को समझा, उनकी शैली, उनको राज्य शैली को समझा और उन सारी चीजों को, यहाँ के ग्रंथों को उनकी नकल करी और वो सारी चीजें अपने देश में लेके गए और वहां के लोगों को बताया कि भारत नाम के देश में इस प्रकार से लोग रहते हैं, वहां की शासन शैली इस प्रकार की, वहां की जीवन शैली इस प्रकार की। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो ये जो है, ये कब क्या और कहाँ में हम ये सारी चीजें जानते हैं। देश के नाम कैसे रखे जाते हैं, देखिए अपने देश का जो प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया इस शब्द इंडस से निकला है। ये बहुत ये जो पैरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो देश का जो नाम होता है वो उसकी संस्कृति का रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? तो इंडिया शब्द कैसे बना है? तो सबसे पहले इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर से जाने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने संधि को हिंदोस, और हिंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इंडिया नाम कैसे पड़ा? मतलब सिंधु नदी पहले से था, लेकिन वो बाहर वाले लोग थे, उनको हमारी भाषा से कोई जान पहचान नहीं थी। वो सिंधु नदी को अपने तरीके से कोई इंडस बोला, कोई सिंधु के लिए, या किसी ने उसको क्या कहा, हिंदोस कहा। तो सिंध, और वहां पे अपने गांव में जाने के बाद लोग क्या बोल रहे, हिंदोस नाम की कोई नदी है, इंडस नाम की कोई नदी है, या उसका कोई जल प्रदेश है, वहां पे लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार ये हिंदोस हुआ, इंदोस हुआ, उसका कुछ यूरोपियों ने इंडस कर दिया। इंडस से यहाँ इंडस नदियों के पास रहने वाले लोगों को इंडिया कहा गया, है कि ना? या हिंदू
हिंदोस नदी के प्रदेश में रहने वाले लोग हिंदू हो गए, हिंदू रहने वाले प्रदेश को हिंदुस्तान कहा गया। तो ये चीजें सालों तक बनती रही, एक दो साल में नहीं हुआ है। जैसे आजकल क्या करते हैं, बीवी और हस्बैंड के नाम को मिला के बच्चे का नाम बनाते हैं कि नहीं। उसका कोई मतलब हो कि नहीं मतलब हमें पता नहीं, लेकिन लोगों को लगता है हाँ हमने यूनिक नाम रखा है। तो ये आजकल के कल्चर का इम्पैक्ट है। तो उस वक्त जो देशों के और प्रदेशों के नाम थे वो वहां के कल्चर, वहां की जो प्रकृति है उनका रिफ्लेक्शन था। ओके, हेलो। जी हाँ सर। सर। हाँ सर, यस सर। देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए कहा जाता है। मतलब हमारे भरत नाम का एक राजा भी था, तो उससे भी हमारे देश का नाम भारत हुआ है। और इस समूह का उल्लेख लगभग 3500 वर्ष में उसका उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद जो ग्रंथ है, हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री। ओके, तो ये इसको क्या बोला जाता है, इट इज ताड़पत्र। ताड़ मतलब एक ताड़ नाम का एक पेड़ था। पहले जब कोई पेपर की कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग इस प्रकार के पत्तों पे लिखा करते थे, तो इसलिए उसको ताड़पत्र कहा जाता है। तो ये जो पांडुलिपि में लिखा गया ताड़पत्र, इसके बारे में लिखा है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और बुझ पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पे देख सकते हो। म्हणजे त्यावेळी पुस्तकं कशी होती बघा, इकडे एका बाजूला होल केले की नाही, ह्याला ते पिनअप करत असतील किंवा दोरी बांधायची आणि असं याच्यावर हे सगळं लिहिलेलं होतं। तर अशा प्रकारे त्यावेळच्या संस्कृतीचे आपल्याला हे अवशेष बघायला मिलतात। तो अतीत को कैसे जाने, मतलब हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है, जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको ढूंढना, उनको पढ़ना। और कई बार ये जो पुस्तकें हैं उनको हाथ से लिखा गया है, और उन्हीं उसी कारण उनको पंडुलिपि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमें आ सकता है कि हाथ से लिखी हुई किताबों को क्या कहा जाता है, या पांडुलिपि क्यों कहा गया है कि नहीं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट, ये लैटिन शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका मेन्यू का अर्थ है हाथ, और जो हाथ से लिखा गया है उसको स्क्रिप्ट यानी कंटेंट, हाथ से लिखा गया कंटेंट, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये भी एक उद्धृत किया गया, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक के पेड़ पर तैयार किए जाते थे। बुर्ज और पांडु, इन चीजों को ध्यान में रखना है, और उसको इसी प्रकार का क्वेश्चन हमें आ सकता है। आर यू गेटिंग, हेलो। यस सर, यस सर, यस। दूसरे क्या चीज है, हम किस प्रकार से ये जो पत्र थे उनको कीड़ों ने भी खा लिया। मतलब हमारे जो लोग हैं ना, भारतीय लोगों की जो शैली है, वो क्या करते हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी मरम्मत नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे। एक बार बनाया तो छोड़ दिया, तो उसी वजह से क्या होता है, वो चीजें खराब हो जाती है। तो खराब चीजें होने के कारण वो चीजें अभी तक, कई सारी चीजें गुम हो गई, कई सारी चीजें खराब हो गई, या जल गई, या कीड़ों मकोड़ों ने उनको खा लिया। तो उनकी या लड़ाइयों में राजा राजा और उनकी जो लड़ाई थी उसमें जलाई भी जाती थी। तो इन्हीं सारी वजहों से वो सारा मटेरियल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपके लिए एक बहुत ताजा उदाहरण मैं दूंगा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने कितने किले बनाए थे, उसमें से गिने चुने किले भी आज की तारीख में सही ढंग से अब आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, रहने की तो बात ही छोड़, है कि नहीं। तो इन सारी चीजों का भी हमें इससे पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे सैंपल्स है जो अभी आज भी उपलब्ध है, और जो मंदिरों में जिनको जतन किया गया है, या धार्मिक स्थलों पर उनको जतन किया गया है, उससे हमें धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, औषधियां, विज्ञान और सभी प्रकार की चर्चाएं लिखी मिलती है। और ये सारी चीजों को कभी कभार संस्कृत या प्राकृत या तमिल में भी दिखाया हमें आपको दिखाई देता है। जैसे आज हम मराठी बोलते हैं, उसी प्रकार
पूर्व काल में कुछ लोग संस्कृत बोलते थे, उनको देववाणी कहा जाता है। कुछ अलग ही समूह के लोग, विशेष समुदाय के लोग संस्कृत को पढ़ते थे, समझते थे। लेकिन सारी जो जनता थी, मैक्सिमम लोग थे, वो प्राकृत भाषा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका यूज करते हैं। ओके, तो ये दैट इज एन अभिलेख, इसको अभिलेख कहा गया है। ये जो सामने जो पत्थर वाली चीज है, इसको अभिलेख कहा गया है। तो ये क्या है, देखिए, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया गया मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के अपने कार्यों के विवरण किए गए। उदाहरणार्थ, लड़ाइयों में जीते हुए चीजों के बारे में बात। वहां उस वक्त जो राजा लोग थे या कुछ शासन था, उनको लोगों के पास अगर कोई मैसेज देना है या कुछ स्पेशल चीजों को हिस्ट्री में उनको उसकी रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्या करते थे, कोई पत्थर पे या कोई धातु की ऐसे पत्र बनाकर या धातु की चीजों पे उसका वो उत्कीर्ण करना, मतलब टाइप करवाते थे। उस कामों के लिए कुछ स्पेशल लोग थे जो ये काम करते थे। आवाज येत नाहीये सर. आवाज येत नाहीये सर. ओके, दिसतो का आता? माझा आवाज येतो का हाँ सर येतो. हो सर स्टुडंट्स? येतोय. हा सर येतोय. ओके, ते नेटवर्क इश्यूमुळे डिस्कनेक्ट झालं होतं, तर परत सुरू करूया. समजतंय मी जे सांगतोय ते समजतंय? आर यू गेटिंग व्हॉट आय हो वांट टू सर. ट्राय? हो आय सर, एम ट्राइंग टू. समजते. हो सर आहे. हो सर, जाते का फार बाळबोध वाटतं? नाही, असं वाटतं का फार छोट्या पोरांना शिकवल्यासारखं? नाही सर. नाही सर. म्हणजे प्रॉपर या चाल, सर, याच्यावर कसे तो प्रश्न इतना येतील सर? क्यों है? कुछ बातें. सॉरी, याच्यावर कसे प्रश्न येतील सर? याची पण प्रॅक्टिस घेतली तर सर, सराव जरा, म्हणजे प्रत्येक होणार ना. तर टॉपिक मी वर. तुम्हाला तिथे मुद्दे सांगते, आपण त्या प्रश्नांवर पण त्यावेळी तुम्हाला सांगेन. ओके, बिकॉज कंटेंट ही इस प्रकार का है कि इसको हम इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। हमारा जो जनरल साइकोलॉजी वाला कंटेंट होता है या कुछ अलग कंटेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, हम मुद्दों के आधार पर या कुछ अलग तरीके से हम डिस्कस करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की उसको हम कोरिलेट करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ with these points or concepts or topics, it is little difficult to connect the daily life incidents with the content. So I'm trying to convey you the maximum message
from the content. Okay. तो ये लो। दिखता स्क्रीन स्टूडेंट, इज इट विजिबल? हाँ 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 सर। हाँ सर। तो ये आपके यहाँ पे इस प्रकार इस अभिलेख पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान किस राष्ट्र के या अफगानिस्तान के किस शहर में प्राप्त हुआ है कि नहीं? राजा अशोक द्वारा लिखाया गया या उद्धृत किया गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के किस शहर में जतन किया गया हुआ है? ओके ओके। एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ भी लिखा है, क्या आप बता सकते हो कि कठोर जगहों पर लेख लिखवाने का क्या फायदा था या उसके चैलेंजेस क्या थे? मतलब वो नष्ट नहीं होता था, बहुत ओके। साल तक रहता था। और उसके आगे कठिनाइयां क्या थी? बनवाने के लिए चैलेंजेस क्या थे? ये अभिलेख बनवाने के लिए चैलेंजेस क्या है बताओ? सर लिखने में कठिन होगा ना सर वो। कठिन होता था और शिल्पकार को हाँ बहुत बारीकी से या काम तो करना ये पड़ेगा वाला सर। पत्थर ढूंढना सबसे मुश्किल है। हाँ। वहां पे उतनी ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम नहीं थी, है कि नहीं? तो कहाँ पे हम्म। उपलब्ध है वहां से लेके आओ, ऐसा ये चीज सबसे चैलेंजिंग थी। दूसरी चीज, ये लिपि जानने वाले लोग बहुत कम थे। दूसरी चीज, इसको खुदवाते वक्त या उद्धृत करते वक्त थोड़ी सी भी गलती इधर उधर उधर हो जाती थी तो पूरा पत्थर खराब हो जाएगा, है कि नहीं? और उसके लिए बराबर जो सर। भी कुछ हथियार चाहिए थे, हथियार, तो वो भी वहां पे इतने आधुनिक प्रकार के नहीं थे। तो जो भी कुछ चीजें उपलब्ध होती थी उसके सहाय से ही उनको ये बनाना पड़ता था। दैट वाज द चैलेंजेस। अरे ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आ रही है सर। हाँ सर। उसी प्रकार मतलब ये सारी चीजें क्या है कि हिस्ट्री, दीज आर दी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, आर यू गेटिंग? इन चीजों से हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो ये जो अभी ये मटका जी हमें सर। आपके सामने दिखाई दे, ये जो 4700 वर्ष पूर्व का ये क्या है, उसको मुझको पात्र कहा गया है। उसके साथ चांदी का एक सिक्का है। हम्म? या देखिए, हमें हमें सिक्का मतलब कैसा लगता है? गोल होना चाहिए, है कि नहीं? गोल तो होना ये चाहिए। सिक्के कैसे देखिए, है ना कि नहीं? ये सिक्के कैसे है? क्वाइंस, ये दीज आर दी क्वाइंस। तो मतलब हमें लगता है कि सिक्का मतलब ऐसे ऐसा नहीं है। मतलब अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के सिक्के या कोई क्या बोलते हैं हम, क्वाइंस या चलन के लिए कुछ अलग अलग चीजों का यूज किया जाता था। एक जमाना ऐसा भी था कि उस वक्त लोग पैसा नहीं, मतलब किसी चीज खरीदने के लिए पैसा नहीं यूजफुल था। मीठ, नमक, नमक का भी एज ए करेंसी यूज किया गया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू और टेल यू? यस सर। नमक पता है आपको? यस। तो नमक बहुत ज्यादा महंगी चीज थी। राजा महाराजाओं के बस वाली, मतलब उनके भी बस में वो चीज नहीं थी। तो नमक की एक छोटी सी, एक छोटा सा दाना या एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको,
एक छोटा सा पीस, उसके हिसाब से लोग वस्तुओं की लेन देन भी करते थे। उसके बाद वस्तुएं देकर वस्तुएं लेकर लेना, वो भी एक सिस्टम थी, उनको बार्टर सिस्टम या बलूतेदारी सिस्टम कहा जाता है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है जिनसे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, उसी के साथ साथ ये सारी चीजें कहाँ पे मिली है लोगों को, ये कहाँ पे मिली है, किसी दुकान से लिया है क्या उन्होंने? जो पुरातत्व शास्त्र होता है, वहां के जो रिसर्चर्स होते हैं क्या करते हैं, किसी स्पेशल एरिया में जाके, जहां पे जिस एरिया को कोई कल्चरल हिस्ट्री है या कोई उसके पुराणों में किसके जिसके उल्लेख है, वहां पे जाके शास्त्रीय तरीकों से वहां पे खुदाई करते थे। और खुदाई करते वक्त कई जगह उन्हें इस प्रकार से चीजें मिलती थी और उनको पता चलता था कि इन लोगों की, यहाँ रहने वाले लोगों का समय क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनके खाने की चीजें क्या थी, या उस किस प्रकार के लोग अलंकारों का यूज करते थे, उनके ऑर्नामेंट्स क्या थे। ओके। तो ये सारे अतीत को जानने के सोर्सेस है या स्रोत है, या दीज आर दी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इन अलग अलग चीजों से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। तो उसके वो अगला टॉपिक है, अतीत एक है या अनेक है। तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। आपको क्या लगता है, हिस्ट्री एक है कि अनेक हिस्ट्रियां हैं? अनेक हिस्ट्रियां हैं। सर। मतलब हम उसको एक ही जगह इतिहास में हम सारी चीजों को एक तरफ देख सकते हैं, या गांव की हिस्ट्री, हर एक गांव की अलग हिस्ट्री हो सकती है। एक ही गांव की कालानुरूप अलग अलग हिस्ट्री हो सकती है। एक ही गांव की क्षेत्र अनुरूप अलग अलग हिस्ट्री हो सकती है। एक ही गांव की कृषि हिस्ट्री अलग हो सकती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग हो सकती है, फैमिली लाइफस्टाइल की हिस्ट्री अलग हो सकती है, ऑर्नामेंट की हिस्ट्री अलग हो सकती है, लड़ाइयों वाली हिस्ट्री अलग हो सकती है, खान पान की हिस्ट्री अलग हो सकती है, लोगों के शादी या एक दूसरे के साथ विवाह संबंध कैसे थे उसकी हिस्ट्री अलग हो सकती है। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। अगर आप उनको, हिस्ट्री इज टोटली इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ घुल मिल गया है। हम हिस्ट्री को अलग नहीं कर सकते, और इसलिए हम हिस्ट्री को एक एक भी नहीं बोल सकते और अनेक भी नहीं बोल सकते। या आज जो चीजें हमें पता लग रही है, हमें आज ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में ऐसा ही था, 10-20 साल बाद कोई कोई बंदा नया आएगा जो फिर से रिसर्च करेगा, फिर कई नई चीजें आपके सामने आएगी और आपको पता चलेगा अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा भी है। दैट्स व्हाई इट इज अ रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या? रिसर्च। सर्च मतलब ढूंढना, और री मतलब पुनः, पुनः पुनः ढूंढना, पुनः पुनः अभ्यास करना, पुनः पुनः उसके बारे में प्रयास करके जो भी कुछ की उसकी जानकारी है उनको पता लगाना, उनको कलेक्ट करना और उनको लॉजिकली समझने का, समझाने का प्रयास करना। दैट्स व्हाई हिस्ट्री जो है वो बहुत ही विस्तृत स्वरूप से उसका उसको देखा गया है। ओके, आर यू गेटिंग यस सर। स्टूडेंट? या आज की तारीख में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री कुछ गलत है, गलत पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजों ने कुछ अलग ही लिखवाया, या फिर जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने कुछ अलग ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स में अलग ही दिया है, उसको हमें बदलना होगा। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं है, वो बोलते नहीं नहीं, वही अच्छी हिस्ट्री, अंग्रेज लोग इतने होशियार थे उन्होंने लिखा है। तो कुछ लोग मानते हैं, तो मतलब जो बंदा हिस्ट्री लिखता है वो अपने चश्मे से लिखता है। उन लोगों ने भारतीयों पे गुलामी थोपी थी ना, तो लोग भारतीयों को गुलाम ही समझते थे, कम असल समझते थे, तो उसके एंगल से उन्होंने लिखी है। या उनको अंग्रेज बोलते थे कि हम यहाँ पे शासन करने नहीं आए, यहाँ पे हम यहाँ के लोगों को सुधारने के लिए आए हैं। हमें गॉड ने भेजा है कि इन सारे ये जो अनाड़ी लोग हैं, ये किसी जंगल में रहने वाले, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम मागास लोग हैं, जिनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, बस बस भगवान भगवान कहते रहते हैं, या किसी को साइंस की कोई अकल नहीं है उनके पास, उनको सुधारने के लिए हमें भगवान ने भेजा है। और उस एंगल से उन्होंने वो हिस्ट्री लिखी है। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा तो है नहीं, नहीं हो सकता, हम तो बहुत समृद्ध थे, हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर है, इतनी अच्छी जीवन शैली थी, ऑर्नामेंट्स थे, हम खाने पीने में इतने समृद्ध थे,
तो ये गलत बात है, वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो ये अलग अलग नजरिया है, अपना अपना नजरिया होता है। उस नजरिए के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ उसको लिखा जाता है, और उसी प्रकार उसको आपके सामने रखा भी जाता है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? हाँ, यस सर। यस सर। आज आज स्पेशल तारीख की, आज की दिन विशेष क्या है बताइए मुझे कोई। आज क्या स्पेशल डे है? आज आज निकाल लागणार होता इलेक्शन. निवडणुकीचा निकाल लागला, हो की नाही? आता 100 वर्षांनी जेव्हा ह्या गोष्टीचा इतिहास लिहिला, आता काय होतंय, प्रत्येक न्यूज चॅनल आपला आपला शानपणा सांगते, हो की नाही? काल परवा काय म्हणतो ते, महाविकास आघाडी जोरात येईल, कुठला चॅनल महायुती आघाडी जोरात येईल, कुठला चॅनल मला ह्यांचा मिळत नाही, त्रिशंकू सरकार येणार, अपक्षांचं सरकार बनणार, बच्चू कडू म्हणले आम्हीच मुख्यमंत्री ठरवू. आता आजचं चित्र वेगळं झालं. 100 वर्षानंतर काय लिहिलं जाईल? आता आपण सगळेजण समोर येऊन आपल्याला माहिती आहे कोण खोटं बोलतंय, कोण खरं बोलतंय, तर कोणाच्या पॉलिसीज काय आहेत, कुणी कोणाचा पक्ष फोडला, कुणी कोणासोबत गद्दारी केली, कुणी कशा प्रकारे पैसे घेऊन राजकारण केलं, हे सगळं आपल्या सगळ्यांना समोर दिसतंय. पण 100 वर्षानंतर आपण अवेलेबल नसणार आहे. मग त्यावेळी आता जे काही लिहून ठेवलं जाईल, जे काही रेकॉर्ड केलं जाईल, तर त्याच्यानुसार असं ठरवलं जाईल की 100 वर्षापूर्वी महाराष्ट्राचं राजकारण असं होतं, लोक असा विचार करायची, लोक अशी मतदान करायची, शहरातली माणसं मतदानाच्या दिवशी शेट्टीला फिरून जायची आणि खेड्यातली माणसं मत टाकायची, हो कि नहीं? तो मतलब सालों के बाद उन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त हो जाता है। तो उन सारी चीजों को हम लोग अपने अपने एंगल से, या लॉजिकल एंगल से, या निष्पक्ष एंगल से उनको देखना चाहिए और लिखना चाहिए, एंड दैट इज अ रियल हिस्ट्री। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर, यस सर। तो हिस्ट्री में कुछ तिथियां भी हमें मिलती है देखने के लिए, उनके आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है। तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 की या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे। ठीक है, अभी ये बताओ मुझे, पढ़ो ये पैराग्राफ पढ़ो और समझाओ मुझे। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। हु विल टेल मी? एकदम इजी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बताइए। सर वो यीशु क्रिस्त थे ना, उनके जन्म पूर्व को अभी हम इतिहास में कैसे लिखते हैं ना, ईसवी सन पूर्व ऐसे लिखते हैं ना। उनके जन्म के पूर्व की जो घटनाएं थी ना, उनको हम उनमें तोलते हैं। और ईसवी सन के बाद बोले तो उनके जन्म के बाद का जो अवधि है, वह यहाँ पे हम ईसवी सन ऐसा ही लगाते हैं। और जन्म से पहले के अवधि को ईसवी सन पूर्व कहते हैं। और ये तिथियों में भी एक बहुत बड़ी गम्मत है, पता है? मतलब हर एक राजा जब कोई बड़ी विजय प्राप्त करता था तो उसे लगता था कि दुनिया में पहली बार मैं जन्मा हूं, ना ही मुझसे पहले कोई ऐसा बंदा है, कोई शूर या ऐसा सुंदर, सबसे सुशील, सबसे कर्तव्यकार कोई राजा हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होने वाला है। मैं भूतो न भविष्यति हूँ, तो ईश्वर ने मुझे भेजा है, और जिस वक्त से मैंने अभी ये काम प्रारंभ किया है, ये सबसे बड़ी विजय हासिल की है, तो उस विजय को लाखों सालों तक लोग याद रखे, इसलिए लोग वहीं से भी तिथि को शुरू करते थे। विक्रम संवत्सर के बारे में आप जान सकते हो, विक्रम राजा ने ये किया था। कभी किसी साल अकबर ने किया, या छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था, वहां से भी उन्होंने एक नया शक शुरू किया था। मतलब अलग अलग राजा है, जो होते हैं राजा, वो जो ताकतवर लोग है, वो अपना कुछ तो अलग बनाना चाहते हैं, अलग धर्म बनाना चाहते हैं, अलग तिथियां बनाना, मतलब वो चाहते हैं कि हिस्ट्री में वो सबसे अमर रहे, है कि नहीं? तो उन चीजों से भी तिथियां, मतलब यार ये जो डेट्स है उनको डिसाइड किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता वाली जो डेट है या सिस्टम है, उसको मसीहा, ईसा मसीह मतलब यीशु ख्रिस्त, उसके जन्म से ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में आजकल की जो अभी तारीख हम बोलते हैं 24 नवंबर
2024। इसका इसका स्टार्टअप पॉइंट कहाँ पे है? इसके लिए सारे लोगों ने, सारे देशों ने पॉइंट डिसाइड किया, दैट वाज द बर्थ डेट या बर्थ पॉइंट ऑफ द ईसा मसीहा। तो आज की तारीख में, मतलब आज 2024 साल पहले ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। और उससे पहले के लिए तिथियां कैसे गिनी जाती है? तो उनको उनको उल्टा गिना जाता था। उससे पूर्व 1 साल, उससे पूर्व 2 साल, उससे पूर्व 100 साल। तो इस प्रकार से तिथियां बन जाती है। ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. अब ये अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? देखो, बीसी मतलब बिफोर ख्रिस्ट, ईसवी सन पूर्व ऐसा लिखते हैं ना मराठी में या हिस्ट्री में, ईसवी सन पूर्व या काळामध्ये ही लढाई झाली, है की नाही? किंवा इसवी सन या काळात ही लढाई झाली, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी जो तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा जाता है, तो एनी डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से है, एनोडोमिनी। तो मतलब वहीं पे भी वही रेफरेंस दिया गया है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा होता है। कॉमन एरा मतलब क्या? यीशु ख्रिस्त का जो साल था या एरा था या उनका जो युग था, उनको कॉमन एरा कहा जाता है। तो वहां से शुरू की गई तारीख या उससे पहली वाली तारीख, बिफोर कॉमन एरा। तो ऐसे जो शब्द है, अलग अलग शब्द है, उनको ध्यान में रखिए। इसका क्या आएगा? इसका फुल नेम क्या बोलते हैं उसका? लॉन्ग या शॉर्टकट या लॉन्ग कट, क्या बोलते हैं उसको? Short शॉर्ट form. फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म आपको पूछा जाएगा। लॉन्ग फॉर्म का मतलब पूछा जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से इन सारी चीजों को समझा जाता है, लिखा जाता है। या ये भी लिखा है, कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है, मतलब आज से पहले, है कि नहीं, या क्रिस्त से पहले। अभी हमारे महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया में हम पंचांग देखते, पता है आपको पंचांग? हम कोई अच्छा यस बड़ा सर। काम करवाने के लिए मुहूर्त, है ना? तो वहां पे हम कैलेंडर नहीं देखते, क्या देखते हैं? पंचांग देखते, है कि नहीं? तो उसकी तिथियां अलग है। मतलब ये जो ख्रिस्त वाली तिथियां है, जो जो डेट्स है, और हमारी जो भारतीय डेट्स है, तिथियां है, उनका कभी मेलजोल नहीं दिखाई देता है। आज की तारीख में हम लोग बाकी देशों के साथ चलने के लिए उसको हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज की तारीख में भी कुछ लोग ऐसे जो मानते हैं, नहीं हमें बाकी लोगों से मतलब नहीं है, हमें भारत ने अपने अपने कालक्रम को या अपनी तिथियों की सिस्टम को आगे लेना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग? तिथि के बारे में मतलब Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes. तो अभी ये नाम से उसके सामने ये देखिए क्या है, ये जो भित्ति चित्र, उसके क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। तो यहाँ पे लिखा है कि कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। कभी मतलब इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट, वहां में वहां के जो पिरामिड्स है, उस पिरामिड से इस प्रकार से मैसेज दिए गए हैं। मतलब वहां के लोग जो थे, तो मतलब कई देशों में लिपियों का डेवलपमेंट नहीं हुई थी, या उनको ऐसा मानना था कि हमारी जो लिपि है वो सामने वाले को, अब आप अगर मैं आपको लिखने के लिए भी तमिल भाषा में कुछ लिखने के लिए दूं, या तमिल का कुछ मैटर आपके सामने रखा जाए, तो आपको नहीं पढ़ पाओगे, कन्नड़ का नहीं पढ़ पाओगे, है कि नहीं? या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी भाषाओं की, हमारी लिपियों को पढ़ना उनको दिक्कत लगती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि लिपि से बेहतर है कि ये चीजों को हम इस प्रकार से मैसेज दे दें ताकि लोगों को समझ में आए। हम ट्राई करें इसको, इसे क्या लिखा है, कैसे समझ सकते हैं आप? इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, इसका लॉजिक लगाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और उसको उसके माध्यम से आज आज की तारीख में कुछ लोग ऐसा है जो इन चीजों को पढ़ पाते हैं, या उनके पीछे जो मैसेज दिया देना चाहता है बंदा, उसको समझ पाते हैं। हेलो, आर यू गेटिंग? इसको चित्रलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
चित्रलिपि। चित्रलिपि। हम्म? क्या होगा इसका मतलब बताओ, मजे मजे में उसको ट्राई करेंगे। क्या लॉजिक है आपका, बताओ। क्या लॉजिक लगा सकते हो? हम्म? नहीं, लॉजिक नहीं लग रहा। नहीं समझ रहा सर। नहीं समझ में आ रहा है सर. मजेत मध्ये सांगा ना काहीतरी, मजेत मध्ये सांगा काहीतरी. पी मतलब पोस्ट का है क्या सर? हाँ लॉयन एक समझ में आ रहा है सर, लॉयन. हाँ वो कुछ हथियार जैसे है सर, हाँ। पक्षी नीचे के इसमें हथियार. थोड़ा है। हाँ. फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा मजे 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 में लेंगे, लगाएंगे लॉजिक। एक मिठाई का बॉक्स है जिसको गुहा के अंदर लेके जाना है, वहां पे लाइट लगा हुआ है, लेकिन उसके आगे शेर बैठा है। तो शेर के पीछे उसका जो कोडवर्ड है या उसका जो कुछ लॉक सिस्टम है वहां पे लगाया है, लेकिन उससे उसका नॉब वहां पे लगाया है, और लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे शस्त्रधारी लोग हैं। अगर आप उनको कवर कर सकते हो तो आप उस लॉक को खोल सकते हो और अंदर जाके आपको जो जो चाहिए वो मिला सकते हो। है कि नहीं? मतलब इट इज नॉट अ प्रॉपर लॉजिक। मतलब इसी प्रकार से उन्होंने लॉजिक लगाया है। अभी हमें हमें लगता था ये टाइम पास है, लेकिन ये टाइम पास की चीजों को समझते समझते, लॉजिक लगाते, रिसर्च करते करते, उनको प्रॉपर तरीके से समझ समझ बूझ कर उसका मैसेज या उसका मीनिंग ढूंढा गया है। ओके ना? समझ रहे हो? जी हाँ सर। सर. तो चित्रलिपि का पढ़ने का यही तरीका होता है। अभी मैं आपको बोला मजाक मजाक में ऐसा करना है, लेकिन शुरुआत तो ऐसी ही हुई है उसकी। कोई बंदा तो है नहीं उस साल, तो मतलब 5,000 साल पहले वाला आपको बताने वाला ये क्या लिखा है कि नहीं? तो इसी प्रकार उसको समझने का प्रयास किया जाता था। तो ये इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख दो तीन भिन्न भाषाओं में, लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए हैं। इसे कारतूश कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों को पहचान की है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, देखिए ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त है, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। मतलब इन लोगों ने भी कैसे पढ़ा है, उसको ऐसे ही ट्राई करके लॉजिक लगा लगा के ही पढ़ा है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। या आज हमें हमें लगता है आज ये हेयर पिन लग रही है ना, आज की तारीख में ऐसा कुछ होता है हेयर पिन जैसा है, या साड़ी पिन उसको बोलेंगे आप। लेकिन उस वक्त इस चीज को कोई इस प्रकार की कोई अलग वस्तु होगी, इसको हमें लग रहा है ये चाकू लग रहा है हमें, कि नहीं? लेकिन वहां उस वक्त इस प्रकार की कोई अलग भी चीज हो सकती है। तो उसी प्रकार उसको लॉजिक लगाते हुए लोगों ने उस पर रिसर्च किया है और उसके बारे में जानकारी हासिल की। ओके। तो यहाँ कुछ उपयोगी शब्द हमें पढ़े हैं। यात्रा, यात्रा के बारे में भी हमने डिस्कस किया। पांडुलिपि किसको कहा जाता है? पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब क्या है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेनूस्क्रिप्ट सर. पांडुलिपि किसको कहा जाता है? पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई. मतलब किसी व्यक्ति के हाथ मतलब से लिखी हुई सर, अभिलेख, अभिलेख क्या है? हस्तलिखित पत्र। नहीं, जी जो शिला पे अंकित होता है. पत्थरों पे या कुछ कड़क धातुओं पे लिखा हुआ जो लेख है उसको हाँ. अभिलेख। पूरा क्या है? पूरा तत्व।
पुरानी चीजों का, पुरातत्व संस्कृतियों का मतलब पुराण। रिसर्च करने वाला एक शास्त्र है कि नहीं? इतिहासकार किसको कहा जाता है? जो इतिहास की रचना करता है। जो इतिहास के बारे में स्टडी करता है, रिसर्च करता है और उसको लॉजिकली लिखने का प्रयास करता है। ओके। स्रोत, स्रोत क्या होता है? स्रोत मतलब क्या? उगम। जिससे हम कुछ पा सकते हैं, जानकारी हो या कुछ उगम स्थल से। अलग चीजें हो, है कि नहीं? और अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए क्या शब्द था? क्या कहा है यहाँ? दिखाई दे रहा है? क्या वर्ड है? कारतूस। कार। कारतूस। कारतूस। ध्यान में रखना है। ओके, अभी अभी हम यहाँ पे देखेंगे कृषि का जो आरंभ था वो 8,000 वर्ष पूर्व, मतलब यीशु ख्रिस्त आने से पहले 8,000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब प्रस्थापित किए गए थे? 4,700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य था, वो कब था? यीशु से पहले 2,500 साल। और वर्तमान मतलब लगभग 2,000 वर्ष पूर्व। आर यू गेटिंग? यस सर। तारीख नहीं है, हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, सालों तक, शतकों तक उसको देखा जाता है। और उसके एंगल से जो यीशु का जन्म हुआ उस तिथि को वर्तमान कहा गया। मतलब जिस दिन उसको डिसाइड किया गया कि आज से हम, या यीशु ख्रिस्त की जन्म तिथि को हम एक वर्तमान स्थिति मानेंगे और उससे कहेंगे कि वर्तमान से हम आगे 2,000 साल आ गए हैं, या वर्तमान से पहले 2,000 साल हम वहां पे थे। आर यू गेटिंग? यस। यस। तो इस प्रकार हमने हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसका नाम ही था लेसन का क्या, कि कब, क्या और कहाँ। कहाँ। हाँ। क्या, कब, कहाँ और कैसे, मतलब इसका, इन सारे प्रश्नों का मतलब क्या है? हिस्ट्री। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। रशीदा क्या पूछती है कि कौन सी ये क्या, ये ताम्रपत्र अभिलेख क्या होता है? इसको कब खुदवाया गया था? ये कहाँ मिलता है? इसको कैसे बनाया गया? किसने बनवाया? ये तिथि क्या है? ये कब से तिथि को डिसाइड किया गया? कहाँ के लोगों ने उसको डिसाइड किया? कैसे उसको फाइनलाइज किया गया? उसके पीछे लॉजिक क्या था? आज से उसका कोरिलेशन क्या है? मतलब कोई भी संकल्पना के लिए अगर आप इन चीजों का, इन क्वेश्चंस का ये इस्तेमाल करते हो, तो यू विल गेट द आंसर्स, एंड विच आंसर्स आर नोन एज द हिस्ट्री। ओके, हेलो। हाँ जो सर। समझने का हाँ प्रयास मैं सर। कर रहा हूँ, तो पहुंच रहा है। यस सर. हम्म? तर इतिहास म्हणजे काय कळालं आपल्याला? ज्या गोष्टींना कधी कळाल, इतिहास म्हणजे काय असतं, त्याचे कित्येक व्याख्या आहेत. अनुभवांचा नंदादीप म्हणजे इतिहास. भूतकाळातल्या मनोरंजक घटनांचा मनोरंजक घटनांची जंत्री किंवा यादी म्हणजे इतिहास. इतिहास म्हणजे मानवाची गोष्ट, हिस्टोरी, हिस्ट्री. माणसाची गोष्ट म्हणजे हिस्ट्री. आता माणसाने काय काय कमी उद्योग केले का? मागचे हजारो वर्ष झाले माणूस पृथ्वीवर आहे. मग त्यातल्या ज्या काही मजेशीर गोष्टी आहेत, ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्या गोष्टी आज तुमच्या लाईफवर इम्पॅक्ट करतायत, या सगळ्या गोष्टींची माहिती म्हणजे इतिहास. इतिहास म्हणजे काय फक्त सगळ्या वृक्ष गोष्टी नसतात, कित्येक मनोरंजक गोष्टी पण असतात. कित्येक गोष्टी मनोरंजक असतात इतिहासामध्ये. मला इतिहास मला का आवड निर्माण झाली, तर अशा या चित्र विचित्र गोष्टींची माहिती किंवा मनोरंजन मला वाटायचं, आणि म्हणून मला इतिहास आवडायला. आताच्या काळात जसं युट्यूब आहे की नाही, युट्यूब आहे किंवा फेसबुक आहे किंवा कार्टून्स पोरांना बघायला, आमच्या त्यावेळी असं काही अवेलेबल नव्हतं. मग इतिहासाच्या आमच्या मॅडमच्या काही छान छान सांगायचं, त्यामुळे मला भारी वाटायचं इतिहास. मग ऐकायला की अरे वा, कसं छान आहे, किती छान आहे. आणि त्याच्यामध्ये मला इंटरेस्ट निर्माण झाला.
अगदी असाच इंटरेस्ट आपण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा स्वतःमध्ये निर्माण करायचा असतो. हैदराबादचा निजाम माहिती आहे तुम्हाला? निजाम किती लोकांना माहिती आहे? हैदराबादचा निजाम हो माहिती आहे ना सर, हिस्ट्री मध्ये आहे ना सर. त्याच्याबद्दल काय माहिती आहे? त्याच्याबद्दल काय माहिती आहे? बरं, त्याच्याबद्दल एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांग. तो एवढा श्रीमंत होता की वर्षातून एक 2-4 दिवस त्याच्याकडे जी रत्न माणकं होती की नाही, की ज्याची अब्जावधी रुपये किंमत आहे, एक एक हिरा, एक एक रत्न त्याची कोटीमध्ये किंमत आहे, असे कित्येक हिरे, माणकं, रत्न, जवाहिर, त्याचे दागिने, हे त्यांना ऊन दाखवणं एक प्रकार होता. ऊन दाखवणं नाही, तुम्ही नाही का कधी कधी साड्यांना ऊन दाखवता? कधी दाखवता? छान छान साड्यांना कधी ऊन दाखवता तुम्ही? नवरात्रामध्ये, हो की नाही? रोज एका रंगाची साडी नेसायची आणि तिला ऊन दाखवायचं. तसं तो माणूस त्याच्या राज्यात कित्येक एकराच्या परिसरात ते हिरे, माणकं, रत्न पसरून ठेवली जायची. म्हणजे वर्षातला जो उन्हाळ्याचा काळ आहे, कडक उन्हाचा काळ, स्वच्छ हवेचा काळ, त्या काळात कित्येक एकर जागा त्याला ते ठेवायला आणि पसरून ठेवायला पुरत नव्हती, एवढा तो राजा श्रीमंत होता. त्यानं आणखी एक विचित्र मागणी केली होती. जेव्हा सरदार पटेलांनी त्याला विचारलं की तुला भारतासोबत यायचं का पाकिस्तानला जायचं, तो म्हणला ना मला पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचं. ते म्हणजे तू जो हैदराबाद कुठं, पाकिस्तान कुठं? तो मला नो मॅटर, मला त्यांच्यासोबत जॉईन व्हायचं. मग त्यांनी काय विनंती केली की माझं हैदराबाद राहील, पाकिस्तान जाईल, पण मी पाकिस्तानचा घटक आहे आणि मला पाकिस्तानसाठी कनेक्ट करायचंय, म्हणून भारतानं मला त्या पाकिस्तान ते हैदराबाद असा मधला एक पट्टा, स्पेशल झोन, एक रोड मला असा त्यांनी तो जोडून द्यावा की ज्यातून मला आणि माझ्या जनतेला कधी पाकिस्तानला जाता यावं आणि पाकिस्तानला माझ्या देशात, कारण पाकिस्तानचाच मी भाग आहे आणि भारताने ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे आणि मग तिथं आम्ही सुखानं नांदू. मग चित्रविचित्र राजे होते, पण आपल्या सगळ्यांचं नशीब असं की अब्दुल पटेल यांनी, अब्दुलभाई काय म्हणते, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ही गोष्ट मान्य केली आणि त्याच्यावर डायरेक्ट ऍक्शन घेतली आणि त्याचे नखरे बंद करून टाकले. अशा अनेक असंख्य गोष्टी आहेत की ज्यात इंटरेस्ट आहे, की ज्यांचा इतिहासावर इम्पॅक्ट आहे, आपल्या लाईफस्टाईलवर इम्पॅक्ट आहे. आपल्या इतिहासातल्या राजकारण्यांनी काय घोडचुका केल्या किंवा काय चांगली कामं केली, इंग्रजांनी आपली कशी लूट केली किंवा इंग्रजांची जीवनशैली कशी होती, आपल्या माणसांचे गुलामासारखे कसं वागत होते, किंवा मुघलांची जीवनशैली कशी होती, त्यांचे जनानखाने कसे होते, त्यांची किती लग्न करत होती ती माणसं, त्यांच्या स्त्रियांची ती कशी, त्यांची कशी ऐशोआराम त्यांचं लाईफस्टाईल होती, किंवा त्यांचे वंशज आहेत आज दिल्लीच्या मुघलांचे जे वंशज आहेत ते कित्येक लोक आज चहाच्या टपऱ्या चालून पोट भरत आहेत. हे तुम्हाला सांगून खरं वाटणार. तर अशा इंटरेस्टिंग गोष्टी समजून घेणं, त्यातनं मजा येणं आणि मग रिसर्च होणं आणि पुढे जाणं, दॅट इज हिस्ट्री. तर रशिदासारखी विद्यार्थी जेव्हा या गोष्टींची माहिती घेते किंवा त्याला वाटतं की हे समजून मला घ्यायचंय, तिथंच इतिहासाची खऱ्या अर्थानं सुरुवात झालेली असते. इतिहासाची सुरुवातच मुळात उत्सुकतेतून किंवा क्युरियासिटीमधून झालेली आहे आणि अनंत काळामध्ये अशीच चालत राहणार जोपर्यंत माणसाच्या मनामध्ये उत्सुकता आहे, क्युरियासिटी आहे किंवा काही गोष्टी गूढ आणि रहस्यमय आहे. ओके, आर यू गेटिंग? हा सर, येस. कळालं? तुम्ही देखील तुमच्या पोरांना घरातल्याच नाही होते, शाळेतल्या पण पोरांना अशा काही इंटरेस्टिंग गोष्टी सांगत राहा. इतिहासाबद्दल इंटरेस्ट निर्माण होईल. इतिहास रटाळ विषय आहे, नुसत्या सणसणावळ्या आहे, काय करायचं त्याचं काही उपयोग होणार नाही. आणि जो देश इतिहास विसरतो, इतिहास त्याला कधीच माफ करत नाही, लक्षात ठेवायचं. इतिहासाचं महत्व काय? जो देश आपला इतिहास विसरतो, इतिहास त्या देशाला कधीही माफ करत नाही आणि गुलामगिरीत लोटल्याशिवाय राहत. आणि म्हणून आपल्या इतिहासाची आपल्याला माहिती असली पाहिजे, त्याची जाण असली पाहिजे, त्याचा अभिमान असला पाहिजे आणि त्याबद्दल आपण काम करत राहिलं पाहिजे. आजच्या दिवसासाठी एवढं पुरेसं आहे. मला जे काही म्हणायचंय ते तुमच्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळालेल्या आहेत. काही शंका असतील तरी सेशन इज ओपन फॉर ऑल. 1 मिनिटभरासाठी तुम्ही तुमचे कॅमेरे सुरू करू शकता. सगळ्यांची लाईट गेली का? मला बघू दे म्हणजे लोक कशी बसले तेव्हा इतिहास ऐकायला किंवा माझं सेशन ऐकायला.
आपलं लोळत लोळत ऐकतायत का कनेक्टिंग मत ऐकतायत का टीव्हीवरच्या बातम्या फडणवीसांच्या बातम्या ऐकत पवार साहेबांनी काय व्यूहरचना केली महाविकास आघाडीला काय मतं मिळाली हे बघत बघत बघताय. त्यांनी त्यांचा इतिहास घडवला तर आपल्याला आपला घडवायचा आहे. किंवा मी एवढं जीव तोडून जे बोलतोय कशाला कोरड पडली माझ्या मला पाणी नाही प्यायला तेवढी मामा माझ्या पुढे म्हटलेली लेकरं ऐकतायत का याचं समाधान मला मिळू दे आणि माझा तो हक्क आहे. इट इज नॉट रिक्वेस्ट इट इज अन ऑर्डर. हो की नाही शिक्षकाला ऑर्डर देता येते ना का नाही देता येत? मी माझ्या पोरांना सांगू शकतो विद्यार्थ्यांना सांगू शकतो येस मला अशी पोरं हवेत मला अशी बसलेले पाहिजे अशी शिस्त हवी आहे. ओके तर तुम्हा सगळ्यांना इतिहास घडवण्यासाठी शुभेच्छा. आभाळभर प्रेम आणि आजच्या दिवसासाठी एवढंच पुरेसं आहे. ओके काही शंका काही प्रश्न काही प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया हीच की सर छान शिकवता एक्सप्लेनेशन चांगलं आहे. खरा खरा म्हणजे असं स्कूलमध्ये बसलेला फील येतो सर. इतिहास शिकवणं हे माझं वेळ आहे पण नियतीने अजून मला ती संधी दिलेली नाही. इतिहास कसा शिकवावा हे मी भरपूर शिकवलंय पण इतिहासच प्रत्यक्ष शिकवणं ही माझ्यासाठी फार आवडीची गोष्ट आहे. म्हणजे मी त्यासाठीच इतिहासाचा मास्तर झालो. पण नियती नावाची एक गंमत असते की तुम्हाला काहीतरी वेगळी जादू करून दाखवलं आणि मग तिने मला सांगितलं नियतीने असं माझ्या नशिबात लिहिलं की तुम्ही इतिहास नाही शिकवायचा इतिहास कसा शिकवायचा हे शिकवायचं. हो की नाही तर त्यानिमित्तानं मला संधी मिळाली तुम्हाला मला इतिहास शिकवता येतोय आणि मग मजा येते. तर तुम्ही तुमच्या आवडीचा विषय ठरवा शोधा आणि त्यात मजा घ्या पोरांमध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करा आणि इतिहास घडवा. ओके थँक्यू थँक्यू ऑल द सर बेस्ट. थँक्यू थँक्यू कल मिलते हैं. मीटिंग लिव्ह करायची आहे ना मॅडम? हो हो करायचं आपण. हो